हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया, यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विथ अ नेगेटिव माइंड। मतलब आप पॉजिटिव लाइफ तब तक अपनी एक लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ नहीं जी सकते जब तक आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आपका दिमाग नेगेटिव होगा, आपके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी होगी, तो कभी भी आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके नहीं चल सकते। आप आगे सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अंदर से ही हमेशा पेसिमिस्टिक रहेंगे, आप अंदर से ही आप एक नेगेटिव अप्रोच रखेंगे किसी भी चीज़ के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो कभी भी आप वहाँ उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर वो कोई बिजनेस आप कर रहे हो, कोई आप एजुकेशन से रिलेटेड मतलब कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर जगह हर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको अपने आप में इतना मोटिवेटेड रहना है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं हर रोज़ जब भी लेक्चर बनाता हूँ तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि जब भी आप लेक्चर देखें और अपनी अपनी जो भी लाइफ है उसमें एक पॉजिटिविटी रख सकें, एक मोटिवेशन के साथ अपने जो दिन के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो ये सारी बात है। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं और ले लेते हैं कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर इस समय टोटल 1,22,12,013 केसेस टोटल निकल के कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें से लगभग 71 लाख लोग पूरी तरीके ठीक हो गए, रिकवर कर गए हैं। इसमें से 5,53,000 लोगों ने लगभग अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। अगर टॉप स्टेट्स टॉप कंट्रीज को देखें हम, तो यूएस, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, पेरू, ये सारे स्टेट्स टॉप पे हैं। और इंडिया में अब ये काफ़ी तेज़ी से अब जो वायरस है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया की अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,71,000 के आसपास ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से जो अच्छी चीज़ ये कि 4,78,000 के आसपास रिकवर कर गए हैं और 21,174 लोग अपनी जान अब तक कोरोना वायरस की वजह से गंवा चुके हैं। तो ये दोस्तों एक आप बोल सकते हैं दुख भरी बात है, जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस रेट से कोरोना वायरस बढ़ रहा है आप देखेंगे इसमें बहुत ही जल्दी अगर वैक्सीन ना आई तो काफ़ी जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है फ्यूचर में। अभी यूपी के अंदर लॉकडाउन लगाया गया 3 दिनों का, वो भी एक इसी प्रिवेंशन के लिए लगाया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं समुद्र सेतु। समुद्र सेतु के बारे में बात की जा रही है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। सबसे पहले तो यही कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं कि समुद्र सेतु क्या है। समुद्र सेतु एक प्रोजेक्ट एक है जो कि लॉन्च किया गया था नेवी के द्वारा, जिससे कि जो इंडियन सिटीजन्स बाहर फंसे हुए हैं कोविड 19 पैंडमिक के टाइम पे, उनको वापस लाया जा सके। जो इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म थे वो देखने को मिले: आईएनएस जलाश्व, लैंडिंग शिप टैंक्स आईएनएस ऐरावत, शार्दुल। मगर इन सब ने इस पार्टी ये सारे जो शिप्स हैं इनसे अपने इसमें पार्टिसिपेट किया और अलग अलग देशों से लोगों को लेके आए इंडिया के अंदर जो फंसे हुए थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है इसमें नेवल शिप्स का बेस्ट यूज़ किया गया, ऐसा बोला जा रहा है। कोविड 19 जो रिलेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन किया, मेडिकल अरेंजमेंट्स को मेंटेन किया गया। ये सारी चीज़ें जो शिप्स इसमें यूज़ किए गए वो बेसिकली स्पेशली इसी प्रोविज़न के लिए थे, जिससे कि जो स्पेशली इक्विप्ड कोविड 19 रिलेटेड इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ है वो सारी इंश्योर करी जा सकें, वो सारी चीज़ें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारे लोगों को बिना इन्फेक्शन फैले वापस अपने देशों में लाया जा सके। ऐसा ही एक ऑपरेशन पहले भी चलाया जा चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन सुकून 2006 में बेरूत में चलाया गया, ऑपरेशन राहत 2015 में। तो इंडिया का जो आप देखेंगे नेचुरल एक तरीका है जिसमें आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ की हम हमेशा हेल्प भी करते हैं, और अपने जो ऑपरेशन होते हैं जब हमारे देश के लोग दूसरे देशों में फंसे होते हैं किसी क्राइसिस से या किसी और दूसरे डिजास्टर की वजह से, तो हम अलग अलग ऑपरेशन चला के उन्हें लेके आते हैं अपने देश में। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे देश की आप बोल सकते हैं जो डेप्ट है, हमारे देश का जो लोन है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। एक्सटर्नल इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसे अभी आरबीआई ने एक डेटा पब्लिश किया, उसमें बोला कि बाय द एंड ऑफ 20 मार्च 2020 इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो लगभग $558.5 बिलियन पहुंच चुका है, जो कि जिसमें कि आप देखेंगे 15.4 बिलियन का एक अपसर्ज आया है, ये बढ़ गया 15.4 बिलियन। इस एक्सटर्नल डेप्ट में सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलेगा जिनका परसेंटेज वो है कमर्शियल बोरिंग्स लगभग 13.4%, नॉन रेसिडेंट प्रॉफिट्स 23.4%, शॉर्ट टर्म ट्रेड डेफिसिट आपको दिखेगा 18.2%। ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसमें उसको प्लेस किया गया है लगभग 451.7 बिलियन के आसपास, और इसमें लगभग $17 बिलियन की जो इंक्रीज देखने को मिला 2019 के कंपैरिजन में। शॉर्ट टर्म डेप्ट है वो कंट्रोल में आया है और ये लगभग 19.1% तक नीचे आ गया है।
यूएस डॉलर जो है वो हमेशा से ही इंडियन डेप्ट में डोमिनेट करता रहा है और इसीलिए ये जो है टॉप पे बना हुआ है 53.7% के साथ में। उसके बाद है इंडियन रुपी 31.9%, येन जो कि एक जापान की करेंसी 5.6%, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स 4.5% और यूरो 3.5% के साथ में है। तो ये सारे डेटा है इंपॉर्टेंट, आप जब भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे इसे कोट कर सकते हैं। साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो प्रीलिम्स बेस्ड पूछ लिए जाते हैं उसमें भी आप ये सारे आंसर इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मेगा लैब मुंबई, एक मेगा लैब कंस्ट्रक्ट करी जा रही है मुंबई के अंदर। इसमें एक एग्रीमेंट साइन किया गया CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और इसको जो है टोटल आप देखेंगे आईआईटी जो एलुमिनी काउंसिल है उसके साथ साइन किया गया है और अब इसमें जो है डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा। इस काउंसिल में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब बोली जा रही है मेगा लैब मुंबई को। ये जो पार्टनरशिप है ये क्रिएट की करी गई वर्ल्ड लीडिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट इकोसिस्टम को, और इसका जो डेटा होगा उसे ग्लोबली शेयर किया जाएगा। आप देखेंगे जो काउंसिल ने बोला है कि वो लॉन्च करेगी वर्ल्ड लार्जेस्ट वायरोलॉजी लैब, और इसमें आप देखेंगे जो इसकी कैपेसिटी होगी जो टेस्टिंग की उसमें लगभग 1 करोड़ टेस्ट पर डे देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा आप देखेंगे उतनी जल्दी लोग डिटेक्ट होंगे, और जितनी जल्दी डिटेक्ट होंगे उतनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और वो ठीक होके उतनी ही जल्दी घर जा चुकेंगे, तो घर जा सकेंगे। आप देखेंगे जो आईआईटी एलुमनी काउंसिल है ये एक आप बोल सकते हैं जो आईआईटी के जो अच्छी जो लेवल पे जो लोग पहुंच जाते हैं उनका एक ग्रुप है स्टूडेंट का फैकल्टी का, जिसमें 23 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ 23 आईआईटी जो है वो इसमें पार्टनरशिप उनकी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग अलग जो साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए ये सारे काम करते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे यूएस और डब्ल्यूएचओ का जो एक रिलेशन है वो अपने बिल्कुल लोवेस्ट स्टेज पे पहुँच गया है, क्योंकि आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर हैं ये दोनों एक दूसरे से अब इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि अब वो डब्ल्यूएचओ से पूरी तरीके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएंगे, और यूएन से उन्होंने अभी हाल फिलहाल बोला कि वो पूरी तरीके से अपनी सारे जो फंडिंग है उसे रोक के अब डब्ल्यूएचओ से किनारा कर लेंगे। यूएस ने हमेशा अक्यूज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चाइना को हमेशा हेल्प करता आया है इस वायरस की वजह से, क्योंकि ये जो वायरस था वो वुहान से निकल के आया, और वुहान में अगर चाइना की तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ को दी गई होती तो ये इन्फॉर्मेशन जो अमेरिका के साथ अगर प्रॉपरली शेयर की जाती तो आज अमेरिका के अंदर इतने सारे मरीज आपको देखने को ना मिलते। इस सारी कारणों से आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इसे चाइनीज़ वायरस भी बोलते हैं, जिस वजह से चाइना काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे अप्रैल के अंदर यूएस ने इसकी फंडिंग स्टॉप कर दी थी, बिल्कुल रोक दिया था। आप अगर देखें डब्ल्यूएचओ को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका से ही मिलती है, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद आप देखेंगे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर उसके बाद जो दूसरे जैसे चाइनीज़ हो गए, फ्रांस हो गया, इन सारे देशों से भी फंडिंग मिलती है। लेकिन जो ह्यूज फंडिंग थी, तो मेजर चंक था फंडिंग का, वो अमेरिका से ही निकल के आता था। इस वजह से डब्ल्यूएचओ के अंदर अब अमेरिका फंडिंग अपनी पैसे को नहीं देगा तो डब्ल्यूएचओ काफ़ी जो डिजीज़ पैंडमिक ये सारी चीज़ों से लड़ने में, पोलियो वगैरह से लड़ने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे लगभग $450 मिलियन के आसपास यूएस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आप देखेंगे अब चाइना का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जो यूएस का कंट्रीब्यूशन है उससे 1/10 ही है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है काफ़ी पुराना पार्टनर रहा है डब्ल्यूएचओ का, और ये देखेंगे आप तो 1948 से यूएस डब्ल्यूएचओ का पार्टनर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं यूएस के बारे में, इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये यूएस है और इंडिया के कंपैरिजन में ये वेस्ट साइड में पड़ता है। तो थोड़ा सा जोग्राफिकली आप लोकेशन हमेशा ट्रेस करते रहिए, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि कहाँ पे कौन कौन से देश हैं। ये यूएस हो गया, ये आपका एशिया वाला पार्ट हो गया, ये यूरोप हो गया, ये चाइना, मंगोलिया, तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। आप टाइम टू टाइम अगर देखते रहेंगे याद रहेंगी ये चीज़ें आपको। थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जैसे कि पोलियो हो गया, आप देखेंगे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, ये सारे जो रोग होते हैं, ये सारी बीमारियां, इन सब के लिए काम करती है डब्ल्यूएचओ। ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्रुप का भी एक पार्ट है। इसका आपका जो हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ का, ये आपको देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके 6 ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिस हैं, आप देख सकते हैं। अफ्रीका के अंदर ब्राज़ील, उसके बाद यूरोप में कोपेनहेगन, साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कायरो, वेस्टर्न पैसिफिक मनीला, और अमेरिका के अंदर आपको ये वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा।
साथ में देखें अगर आप तो WHO को इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 के अंदर, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। और जो WHO है वो हर साल वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश करती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, FAO और दूसरे हेल्थ मिनिस्ट्री या ये सब, तो आप डायरेक्ट आप अगर आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आप ये आंसर डायरेक्टली दे पाएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है रीवा सोलर प्रोजेक्ट की। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी हमारे देश के लिए डेडिकेट किया 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का। मध्य प्रदेश के अंदर सोलर पार्क डेवलप किया गया रीवा के अंदर, अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जो के साथ जॉइंट वेंचर आप देखेंगे। जॉइंट वेंचर जो इसमें ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन देखने को मिलेगा। इसको सेंट्रली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करेगा। रीवा जो सोलर प्रोजेक्ट है ये एग्जाम्पल है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच की सिनर्जी, मतलब दोनों स्टेट और सेंटर मिल के इसमें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर इसमें काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा हमें कार्बन एमिशन जो है उसे कम करने में। लगभग 15 लाख टन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसे वो टोटल आप देखेंगे तो ये कम करने में हेल्प मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जो है पहला ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि सप्लाई करेगा अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, जैसे कि अपने स्टेट्स के बाहर न्यू दिल्ली मेट्रो को एनर्जी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है इसके थ्रू। रीवा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जाम्प्लीफाई करता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है, जिसमें इंडिया आप देखेंगे 775 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने की बात की है 2022 के अंदर। और इसमें से इस 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट जो होगा वो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखें तो लगभग इसमें 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसके बारे में बात की जा रही है। इसमें देखेंगे आप अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हम अपने जो एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। 13th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की जा रही है। तो ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये सब आप इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, रटे होने चाहिए आपको। जब भी आप देखेंगे आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में कोट करेंगे तो आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मानी जाएगी कि आपको अपने जो भी बात आप बोलना चाह रहे हैं उसके पीछे एक प्रॉपर बेस है आपका। तो ये आपको हेल्प करेगा टाइम टू टाइम। यहाँ पे बात की जा रही है ओपन स्काइज एग्रीमेंट की, जो कि हमने UAE के साथ साइन किया है। इसके तहत जब हम देखेंगे कि लगभग 1068 फ्लाइट जो है वो इंडिया और UAE के बीच ऑपरेट की जाती हैं अलग अलग एयरलाइंस के द्वारा अंडर बायलेटरल एयर सर्विस अग्रीमेंट। इंडिया हैज़ ओपन स्काईज पॉलिसी, इंडिया की जो है ओपन स्काई पॉलिसी है सार्क कंट्रीज़ के साथ। और इसमें वो कंट्रीज़ भी आती हैं जो जिनका जो 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो अलग अलग नेशंस होते हैं वो जो इस डिस्टेंस पे होते हैं वो इस बायलेटरल एग्रीमेंट को और में आते हैं और म्यूचुअली डिटरमाइन करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स होंगी एयरलाइंस वो किसके द्वारा कैसे ऑपरेट की जाएंगी दो देशों के बीच में। इसके हेल्प से जो है जो एयरप्लेन्स की जो कैपेबिलिटी है वो फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर या फिर दूसरे कंट्री से तीसरे देश में जाने की, उन सब चीज़ों में इसमें एक इंटर ऑपरेबिलिटी देखने को मिलेगी। प्रॉपरली आप देखेंगे ये सारी चीज़ें काम करा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ओपन स्काइज एग्रीमेंट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सार्क का जो इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक साउथ एशिया का बहुत ही बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप बनाया गया था। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है उनके सही ना होने की वजह से ये पूरे सार्क की जो आप बोल सकते हैं सार्क का जो बेसिकली बनाया गया था उसका जो वर्किंग है वो प्रॉपर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से ये एक हारमोनियस वे में काम करता हुआ सार्क नहीं नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें सार्क के बारे में आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब चलता हूँ यहाँ पे, ये एक आपने देखा होगा एक विकास दुबे नाम का अपराधी है जो कि जिसने अभी 11 पुलिस वालों को मारा था कानपुर के अंदर, और इसे अब पकड़ लिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन महाकाल मंदिर से। दोस्तों ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस इसका इंपॉर्टेंस जो है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि एक केस हुआ जिसमें एक शॉप ओनर को पुलिस पकड़ के लेके आई और उसके बाद उसको बचाने के लिए
जब उसके फादर आए उसको बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में, तो उसको इतना, उन दोनों लोगों को इतना ज़्यादा मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी शॉप खोली थी, और इसलिए उन्हें इतना मारा गया कि उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिस वजह से आप देखेंगे अब उसे, उसमें सीबीसीआईडी जांच की ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब उसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो ये आप देखेंगे एक पुलिस का ये चेहरा है जहाँ पे पुलिस एक आम आदमी को मारती है और अपना वर्चस्व दिखाती है, और दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे जो पुलिस को ये एक आम आदमी जो कि पहले बदमाश बना और फिर अपराधी गतिविधियों को अंजाम देते हुए उसने इस ने 11 पुलिस वालों को मार दिया, जिसमें एक डिप्टी एसपी, सीओ और काफ़ी छोटे हवलदार और थाना अध्यक्ष वगैरह थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग सोसाइटी के ये फेसेस हैं, आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे देश के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जगदीप जी, जो कि आप देख सकते हैं सूरमा भोपाली, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। इनकी डेथ हो गई है 81 साल की उम्र में कैंसर की वजह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे बॉलीवुड में, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा लिथियम के जो बारे में, लिथियम क्या है, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो लिथियम जो आप देखेंगे कि जो हमारे जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ या फिर हमारी गैलेक्सी का जब इवोल्यूशन हुआ, उन्होंने, आप देखेंगे जो लिथियम है उसको अपने इवॉल्व होने के टाइम पे वो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी वजह से वो रेड जायंट्स के रूप में, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड जायंट्स के रूप में डेवलप हुए। पहले ये कुछ ऐसे हुआ करते थे, फिर जब इससे इन्होंने देखा कि जब लिथियम को डिस्ट्रॉय किया इसमें, तब ये रेड, इनके अंदर रेडनेस आ गई। जो प्लैनेट्स थे ये बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा लिथियम हुआ करता था। अगर आप देखेंगे एस अर्थ सन पेयर, काफ़ी इसमें आपको लार्ज स्टार्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे लिथियम रिच, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में लिथियम देखा गया है। और फर्दर डिस्कवरीज जो हुई हैं उसमें भी यही सारी चीज़ें प्रिडिक्ट होती हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे कि लगभग 1% जो लिथियम रिच, 1% जो जाइंट्स होते हैं उसमें ही वही लिथियम रिच, उसमें लिथियम की कंटेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो स्टडी की गई है इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा, उसमें बोला गया है कि जो ये स्टार्स हैं ये मतलब रेड जाइंट के जो बनते हैं उसमें लिथियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें ये लिथियम को जो हीलियम फ्लैश है उसके साथ एनरिच करके ये जो इसका लिथियम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और ये रेड हो जाते हैं कलर, इनका जो कलर रेड है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि लिथियम जो कोई स्टार है इवॉल्व होने के बाद वो रेड क्यों होता है, तो वो आप बता सकते हैं कि लिथियम जब उसमें डिस्ट्रॉय होता है तब आप बोल सकते हैं कि वो रेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टडी की गई, जिसमें कि आप देखेंगे न्यूक्लियोसिंथेसिस के बारे में जो पढ़ाई करी गई स्टार्स में, उन सारी चीज़ों में ये रिसर्च निकल के आई है। आप थोड़ा सा लिथियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, लिथियम एक लाइट एलिमेंट है जो कि ज़्यादातर उसका यूज़ देखने को मिलता है कम्युनिकेशन डिवाइस टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल, सैटेलाइट्स और दूसरी कम्युनिकेशन चीज़ें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आप देखेंगे इसे बेसिकली सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया बिग बैंग के आसपास। आप बिग बैंग थ्योरी, जब सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट था वहाँ से बिग बैंग हुआ, वो एनर्जी रिलीज हुई, उसके बाद अर्थ बना, सन बना और सारी एक गैलेक्सी और क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई। तो ये था बेसिकली बिग बैंग। आप ये समझ सकते हैं लगभग ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये एक घटना हुई, जिसकी वजह से आज अर्थ, सन और दूसरे गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स अस्तित्व में हैं। अदर एलिमेंट्स जो इसके साथ टाइम टू टाइम ग्रू हुए, एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे जो अबंडेंस ऑफ लिथियम है यूनिवर्स के अंदर वो सिर्फ 4 गुना ही है, मतलब 1/4 ही आप देखेंगे कि लिथियम यूनिवर्स के अंदर है, जो कि आप देखेंगे बिग बैंग के टाइम पे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी उसकी हुआ करती थी। हालांकि इसमें बोला जा रहा है कि इसने बहुत सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया लिथियम की प्रेजेंस ने। सन के पास अगर आप देखेंगे, सन हैज़ अबाउट अ फैक्टर ऑफ 100 लोअर अमाउंट ऑफ लिथियम देन अर्थ। सन के अंदर आप देखेंगे तो अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 100 गुना तक कम लिथियम पाया जाता है सन के अंदर। उसके बाद आप थोड़ा सा लिथियम के केमिकल के बारे में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, सिंबल Li है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है He2S1, उसके बाद एटॉमिक वेट है 6.941, उसके बाद एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हायर वैलेंस ऑक्साइड्स बनते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका, फिजिकल स्टेट होता है इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है हमारे देश में एक नई सेंट्रल स्कीम, जिसमें जो कि देखने को आप मिलेगी AIF, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्या होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों वो स्कीम होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर का फंडिंग देखने को मिलती है, सेंटर पूरा पैसा देता है उस स्कीम के लिए।
वहीं अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके किसी स्कीम में फंडिंग करते हैं, उसमें पैसा देते हैं। अलग अलग वो रेशियो अलग होता है, जैसे 75 सेंटर दे रहा है, 25 स्टेट दे रहा है, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होते हैं वहां पे आप देखेंगे 90% स्टेट दे रहा है, 10% 90% सेंटर दे रहा है, 10% स्टेट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। जो स्कीम होती है होगी ये बेसिकली प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंस फैसिलिटी, काफ़ी जो लोन फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा वाइबल प्रोजेक्ट्स में, जो कि पुअर जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मतलब खेती होने के बाद, जैसे मान लीजिए गेहूं पैदा हो गया, गेहूं पैदा होने के बाद जो उसमें और सारी चीज़ें, जैसे गेहूं पैदा हो गया उसके बाद खेत से वापस उसको अपने स्टोर हाउस में लाना, स्टोर हाउस से उसको जहाँ पे भी मान लीजिए उसका किसी मील में यूज़ है तो वहाँ तक पहुँचाना, और ये सारी चीज़ें इसकी ये जो पूरी प्रॉपर आप देखेंगे जो ये एक पूरी चेन होती है, इस सारी चेन को मेंटेन करना, प्रॉपरली मैनेज करना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन और एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें काफ़ी आपको देखने को मिलेगी छूट किसानों के लिए, जो भी लोग इस फार्मिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनमें इसमें काफ़ी जो लोन दिया जाएगा छूट देखने को मिलेगी। इस स्कीम के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि वो लोन दे सकें। PACS कोऑपरेटिंग सोसाइटीज़, FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, और ये सारे लोग इसमें हेल्प करेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। इसमें जो है लोन्स दिए जाएंगे 4 साल की अवधि के लिए, और इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं करंट ईयर, मतलब 20-21 के लिए, और 30,000 करोड़ और दिए जाएंगे अगले आने वाले 3 सालों के लिए। ये सारा जो लोन है वो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इसमें लगभग 3% की इंटरेस्ट में छूट दी जाएगी, और इसमें आप देखेंगे 2 करोड़ की जो लिमिट होगी वो भी देखने को मिलेगी। इसमें जो छूट होगी वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, और इसमें लगभग 7 साल के आसपास का मैक्सिमम पीरियड देखने को मिलेगा जब आप ये फंड जो आपने लोन लिया है इसको चुका सकते हैं। क्रेडिट गारंटी कवरेज इसमें हेल्प करेगा, जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं उनको ये क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने के लिए। जैसे कि आप अगर देखेंगे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, इनको लगभग 2 करोड़ तक लोन दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात होगी जिससे कि जो हमारी MSME है उसको कहीं ना कहीं एक रिवाइवल मिलेगा। जो इसकी फ़ीस होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर करी जाएगी। जो रीपेमेंट की जो फैसिलिटी होगी उसमें काफ़ी छूट दी जाएगी, लगभग 6 महीने से लेके मैक्सिमम 2 साल तक की जो फैसिलिटी नॉर्मल क्रेडिट के फॉर्म में देखने को मिलेगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ड होगी। एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट न्यूमरस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, इसके तहत काफ़ी ह्यूज नंबर में आपको जॉब्स क्रिएट होती हुए नजर आएंगी, और ये सारी गाँव के अंदर जो जॉब की फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी। जो माइग्रेंट लेबर्स आए हुए हैं अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से अपने गांव की तरफ, उनको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। हेल्प टोटली अगर मैं आपको एक इसका जिस्ट बताऊं तो ये आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं एक बूस्ट करने की इसके माध्यम से बात की जा रही है। और इसमें आप देखेंगे ह्यूज ह्यूज जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ इसमें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी और कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगी कि कैसे इसमें काम किया जा रहा है, प्रॉपर फीडबैक लेती रहेंगी जिससे कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। और अगर आप इस स्कीम का ड्यूरेशन देखेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 यानी कि 10 सालों तक के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, आप याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब भी आप कोई आंसर लिखें या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसी स्कीम्स के बारे में अक्सर पूछा जाएगा, याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है आज, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इंडिया चाइना ट्रेड पैटर्न्स में टेक ट्रेजिक टर्न पोस्ट गालवान डिस्प्यूट, कमेंट। भारत चीन व्यापार पैटर्न दुखद मोड़ ले सकता है, इस पर टिप्पणी करें। अभी आपने देखा होगा इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो अपने लोवेस्ट लेवल पे है। आप देखेंगे यहाँ चाइना, ये जो आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अभी इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिला। आप ये एरिया जो है अक्साई चीन बॉर्डर पे, यहाँ पे गालवान पोस्ट है, वहाँ पे लगभग हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, चाइना को आइसोलेट करने की काफ़ी कोशिश करी है। जैसा कि आप देखेंगे 59 ऐप्स बैन देखने को मिला। उसके बाद आप देखेंगे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में चाइना को एक नज़रअंदाज कर दिया गया, उससे उन प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। तो ये सब चाइना को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अब नागवार गुजर रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे चाइना अब वापस रिसीड कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशंस पे।
तो ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा देखें अबाउट ट्रेड, तो ट्रेड इज़ नॉट अ नैरो नोशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब ट्रेड आप देखेंगे किसी दो देशों के बीच में कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता। इनफैक्ट ट्रेड किया जाता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को एड्रेस करने के लिए एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि वहाँ के जो भी लोग हैं वो आप देखेंगे उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। जैसे आप देखेंगे इंडिया में जेनरिक मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल नहीं है, तो इसके रॉ मटेरियल के लिए हमें चाइना से ये रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है, तब हम वर्ल्ड के सबसे बड़े जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर बन पाते हैं। आपने देखा हमने बहुत बड़े पैमाने पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट अलग अलग देशों में किया, अमेरिका में, मालदीव्स में और बांग्लादेश जैसे काफ़ी देशों में हम लोगों ने दिया एज अ मेडिकल असिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई जब हमारा यूनिलेटरल बायलेटरल रिलेशन अच्छे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे देशों के साथ में। तो ये है। उसके बाद आप देखेंगे अब जो बायलेटरल अग्रीमेंट्स जो मैंने आपको बताया, ये आउटकम है उन नेगोशिएशंस का जो कि अलग अलग लेवल पे किया जाता है, जिससे कि जैसे कि आप देखेंगे हम अगर कुछ चाइना को देते हैं तो चाइना हमें कुछ देता है। तो इसी तरीके से ये बात बोली जा रही है। अगर आप देखेंगे 1948 के अंदर जो गैट हुआ करता था, जिसे बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको चेंज कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदल दिया गया, जिसका काम है बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि वो मैनेज करे जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करे, और जो भी दो देशों के बीच में ट्रेड सैंक्शंस प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी अपनाई जाती है उनके ट्रेड को कहीं ना कहीं हैम्पर करने के लिए, जैसे आप देखेंगे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड सैंक्शंस ट्रेड वॉर चल रहा है पिछले कुछ सालों से, उन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके फेल रहा है इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका चाइना का जो ट्रेड डिस्प्यूट है वो कभी भी पिछले 3 या 4 सालों में कम होता हुआ नजर नहीं आया जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। फिर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 1954 में जो ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, इसमें देखने को मिला जो सोशलिस्ट ब्लॉक है उसमें आउटसाइड द सोशलिस्ट ब्लॉक इंडिया पहला ऐसा देश था जो कि जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा। उसके बाद पाकिस्तान आया। उसके बाद अगर देखेंगे कि इंडिया ने 1954 के अंदर में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया पीआरसी, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये अग्रीमेंट किया गया। इस ट्रेड एग्रीमेंट की हेल्प से हमें बेसिकली अपनी जो हिस्टोरिकल राइट्स थी उनको कहीं ना कहीं रिज्यूम करने में हेल्प मिली, और जो ट्रेड मिशन थे उनको आप देखेंगे जो हमारा तिब्बत के साथ इशू हुआ करता चाइना के साथ इशू हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं तिब्बत काफ़ी हद तक पिसता हुआ नजर आया। और जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दलाई लामा जो थे उनको, जो तिब्बत से आए, उनको खुले हाथों से उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चाइना के साथ हमारे रिलेशन से बिगड़े भी। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नैरो ट्रेड अग्रीमेंट है, ये इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस बॉर्डर लेबर और कैपिटल मूवमेंट्स किया जा सके। उस समय आप ये देखेंगे ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें हमारी चाइना के रिलेशन में ये एक इम्प्रूवमेंट बोल सकते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर लेबर मूवमेंट ये सारा होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ ट्रेड प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये इनमें कंट्रीज आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जिनका आपको देखने को मिलेगा जो जिससे उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिले। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को कुछ चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करना है, तो इंडिया चाइना में वही चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा जिन चीज़ों की कमी है चाइना के अंदर। जैसे आप देखें शुगर हो गया, राइस हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे दूसरे रॉ मटेरियल्स हो गए जैसे टोबैको वगैरह से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है जो कि चाइना इनको फर्दर फर्बिश करके अपने दूसरे प्रोडक्ट बना के बेचता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे कि होम कंट्री जो है हमेशा ये चाहती है कि उसे दूसरे देश का जो मार्केट है उसमें उसको एक्सेस मिले, वहाँ पे वो अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे लेवल पे बेच पाए, एक कॉम्पिटिटिव लेवल हो उसका, इसीलिए वो बार्गेन करता है और अपना जो मार्केट एक्सेस है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट वो बचाने की कोशिश करती है। आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो चाइना में बहुत ज़्यादा महंगी हैं वो चीज़ें अगर इंडिया से ले जाके वहाँ पे बेची जाएंगी तो वो उन चीज़ों के लिए चाइना जो है एक कॉम्पिटिटिव लेवल, एक कॉम्पिटिटिव स्टेट रखता है, जिससे कि वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ बेच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं। इसलिए ये जो सारा प्रिंसिपल है ट्रेड का, ये इट इज़ बिहाइंड, ये सारा डिपेंड करता है ट्रेड नेगोशिएशंस पे कि कैसे हम अपनी ट्रेड डील किसी देश के साथ साइन करते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देखें अर्ली पहले क्या क्या ट्रेड हम किया करते थे, चाइना ने एक्सपोर्ट जो अलाउ कर रखे हैं, सीरियल्स यानी कि चना देखने को मिलेगा, मशीनरी देखने को मिलेगी, मिनरल, सिल्क पीस, मेटल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, पेपर, स्टेशनरी, केमिकल्स, ऑयल्स, मिसलेनियस आइटम्स। और दूसरे इंडिया ने जो एक्सपोर्ट आइटम्स जो एक्सपोर्ट अलाउ किया है वो है ग्राम, मतलब चना, राइस, चावल, पल्सेस, दाल, काइनाइट, जो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको होती है, आप जिसे बोलते हैं तम्बाकू, रॉ मटेरियल, अनमैन्युफैक्चर्ड जो ओर्स होती हैं, वुड, टिम्बर, ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट अलाउ किया गया इंडिया की तरफ से। उसके बाद आप देखेंगे अनइवन जो ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे और चाइना के बीच में, आप देखेंगे हमारा इंडिया और चाइना ने लगभग अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया 1951 से 53 के बीच में। और इसी समय आपको हमारा और चाइना का पहला 5 ईयर प्लान देखने को मिलेगा, जबकि चाइना ने हमें अपनी मशीनरी जो आइटम्स है वो एक्सपोर्ट किए, हमने उन्हें रॉ मटेरियल्स और अनमैन्युफैक्चर्ड ओर्स एक्सपोर्ट की। और जो आप देखेंगे बार लगा दिया गया केमिकल और व्हीकल्स के एक्सपोर्ट में। इंडिया जो है हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूस रहा है, प्राइमरी एक्सपोर्टर टू चाइना। उसके बाद आप देखेंगे चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो ब्रॉड बेस्ड रहा है, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स रहते हैं। उसके बाद जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है, जिससे कि ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको चाइना का एक जो बेस है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि चाइना के साथ हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, मतलब नुकसान में रहते हैं। चाइना हमें ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और हम चाइना को कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से ये सारा जो पैटर्न है इसमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं 48, आप फाइनेंशियल ईयर 15 में देखेंगे तो 48.48% ट्रेड डेफिसिट था। आप 16 में देखेंगे 50.62, 52.69, 17 में 51.11। तो ये सारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ नहीं नज़र आता है, और ये 40% से लेकर 60% तक कंटिन्यूसली वेरी करता है। यहाँ पे बात की जा रही है डेटा की। डेटा आप बोल सकते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आने वाले टाइम में जो डेटा होगा उसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि जो इस समय जो वैल्यू आज से 10 साल पहले क्रूड ऑयल की हुआ करती थी, वही वैल्यू अब आने वाले टाइम में वैसी ही कुछ वैल्यू डेटा की होगी। अगर मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूं आपको, तो डेटा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई डेटा ऐसा है जहाँ पे मेरे पास सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नंबर हों, उन लोगों का डेटा हो जो लोग इंटरेस्ट हैं मेरी इस इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर ऐसा मेरे को डेटा मिल जाए तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना ये वीडियो शेयर करूंगा, जिससे कि वही लोग से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर सकूं और अपनी चीज़ जो है वो उन तक पहुंचा सकूं। तो यही बात है, मार्केट डिमांड। इन्हीं सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिवाइव करने के लिए जो हमारे देश की सरकार है काम कर रही है। अभी आप देखेंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एम्पावर कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को और डेमोक्रेसी को, जिससे कि हम अपने जो पहले आपने देखा होगा सारे जो भी फीडबैक्स होते थे, जो भी चीज़ें आप देखेंगे प्रॉब्लम होती थी सोसाइटी के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं एक आंसर देखा जाता था कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। जो अलग अलग देश थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजते थे। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे हर जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा डेटा, जो डेटा है उस हिसाब से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ड्यूरिंग कोविड-19 आप देखेंगे तो आधार जो जिन लोगों का आधार एनेबल्ड रहा है, आधार लिंक रहा है अकाउंट से, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखने को मिला, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली एड्रेस कर पाए, लोगों तक पैसा पहुंचा पाए, उनकी बेसिक ज़रूरतों को एड्रेस कर पाए, किसानों को हो, माइग्रेंट लेबर्स को हो, या विडो पेंशन हो। ये सारी चीज़ों में भारत सरकार ने काफ़ी काम किया। लेकिन आप देखेंगे कोविड 19 ने हमारे जो लूप होल्स हैं उनको कहीं ना कहीं इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया। और जो हमारा अब जो डेटा जो डिजिटाइजेशन है उसको जो गैप है उसको कहीं ना कहीं हमें भरने की ज़रूरत है, ऐसा बोला जा रहा है इस रिपोर्ट में। जो कंटिन्यूड रेजिस्टेंस रहा है, अंडर इन्वेस्टमेंट रहा है, डिलेड डिजिटाइजेशन रहा है ज़्यादातर इंडिया के पार्ट में, उसे कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो करंट गैप है डिजिटाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, वो दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे अपने जो डेटा पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना के प्रॉपरली लेके चल रहा है। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से आप देखेंगे तो बीएसएनएल वगैरह ये कहाँ काफ़ी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो वही आप जियो और बीएसएनएल का कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं। डांडेकर कमेटी ने ऐसा अपनी सारी रिपोर्ट में बताया भी है। आप ये डांडेकर कमेटी जो कमेटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डांडेकर कमेटी ऑफ 1972 इज रिलेटेड टू व्हाट, टेलीकम्युनिकेशन, डेटा, या फिर आप एग्रीकल्चर या इकोनॉमी या फिर इरीगेशन। ये सारी चीज़ें ऐसे ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लियरिटी होगी तो आप डायरेक्ट आंसर सही कर पाएंगे। अगर आप देखें अकॉर्डिंगली नो एंटिटी इंस्टॉल अ कंप्यूटर,
कोई भी एंटिटी कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं करती है बिना पहले उसको जस्टिफाई किए कि उसका क्या यूज़ है एम्प्लॉयज़ के लिए, और क्या उसका जो आप देखेंगे कि मान लीजिए कहीं किसी ने कोई काम कोई कंपनी स्टार्ट करी, वहाँ पे रैंडमली उसे जस्ट एक ज़रूरत ही समझते हैं कि कोई खोली तो वहाँ पे कंप्यूटर ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो कंप्यूटर ला कर, जबकि उन्हें कंप्यूटर तब लगाना चाहिए, इंस्टॉल कंप्यूटर तब करना चाहिए जबकि उसे लगे कि हाँ उसके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कहीं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मोबाइल पे ही काम कर सकते हैं या दूसरे मैनुअली काम कर सकते हैं, तो वही आप करिए, अनावश्यक बिना ज़रूरत के कोई चीज़ ना करिए, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो अपनी कंज्यूमर की राइट्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। और आप देखेंगे जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं हमारे देश के अंदर वो पहले की ही तरह हैं, काफ़ी कुछ चेंज नहीं देखने को मिला है। अगर आप इंडिपेंडेंस से कंपैरिजन करें, जब से हम आज़ाद हुए तब से अब तक जो हमारा अकाउंटिंग जो बही खाता मेंटेन करना है, कितना आया इधर कितना गया, बेसिक बेसिक आप ये देखिए कि यही लेके चल रहे हैं। लेकिन जो मैनुअल ट्रांजैक्शंस हैं और मैनुअल पेमेंट्स हैं, वो उनको अगर मैनुअली आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में प्रॉपरली उसको अलग अलग लेवल पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो अलग अलग डेटा बेस क्रिएट किया जा सके और इकोनॉमी को और अच्छे से और जो माइक्रो लेवल पे बूस्ट किया जा सके। इससे क्या होता है, मैनुअल ट्रांजैक्शन मैनुअल पेमेंट से जो डेटा होता है वो निकल के आता है, वो अनरिलायबल होता है, वॉयलेट करता है उन प्रिंसिपल्स को जो कि कहीं एक सिंगल सोर्स से आ रहे होते हैं। इस वजह से जो हमारी डेटा ट्रांसपेरेंसी है और गुड गवर्नेंस है, इसे इंश्योर नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि अलग अलग लेवल पे आप देखेंगे कि जो हमारी जो डिजिटल गवर्नेंस है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखें डेटा डेटा एक नया प्रोजेक्ट और लॉ बनाया गया है जिसमें बोला गया डिजिटल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसे प्रपोज किया गया है CAG, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसे आप देखेंगे कि ये जो है कोविड पॉलिसी को एज अ बेस देखते देखते हुए आगे मैंडेटरी डिजिटल पेमेंट्स अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शंस करने की बात करता है। जो एडवांटेजेस होंगे डेटा की, ये रिकॉग्नाइज करेगा डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन्स को, जो जिन्हें डिजिटल फैसिलिटीज़ चाहिए, ई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सारा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होगा वो सारा किसी भी वेबसाइट में शो करा जाएगा। मशीन रीडेबल डेटा होगा, ग्रैनुलर कॉम्प्रीहेंसिव डेटा होगा, सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसकी एक एक माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन इसमें मतलब रखी जाएगी। जो पर्पज़ इसका होगा वो इसको फुलफिल करेगा। नॉन रेप्यूडिएबल, रिलायबल, एक्सेसिबल और सर्चेबल डेटा देखने को मिलेगा। अब जो दूसरे एडवांटेजेस होंगे इसका, ये कि रिकॉग्नाइज करेगा ऑफ बजट जो ट्रांजैक्शन होंगे। उसके बाद आप बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं अभी तक, और ये अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे तो जैसे बहुत बार ये बोला जाता है कि कोई फाइल है, वो फाइल भैया खो गई, इस वजह से आप वो जो डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वही कंप्यूटर में इंटरनेट पे वो डेटा सेव करके रखेंगे तो ये सारी जो पेपर रिकॉर्ड्स खो जाने की जो अक्सर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो सारी से बचा जा सकेगा। इन कन्वर्टेबल ऑडिट ट्रायल देखने को मिलेगा। डेटा जो है वो इनेबल करेगा, हेल्प करेगा जो पार्लियामेंट्स हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए कि वो कितना रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, और क्या कुछ और अच्छी स्कीम्स लाने की ज़रूरत है जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करी जा सके। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चैलेंजेस अगर मैं आपको बताऊं डेटा चैलेंजेस, तो वो ये हैं कि गवर्नमेंट जो कंप्यूटराइजेशन कर रही है वो उसको सिर्फ आप बोल सकते हैं कि ये इसने सिर्फ जो प्रोसेस है उसको मैकेनाइज किया है। इनफैक्ट चाहिए क्या कि वो री इंजीनियर करे इस प्रोसेस को, मतलब इस जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसको री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा हमारे पास आईटी हब है आज की डेट में, अगर किसी डेटा को मल्टी डायमेंशनली हम नहीं एनालाइज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको आप फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए जो नॉर्मल एक हाउस होल्ड में एक वर्किंग वाइफ है, वर्किंग वुमेन है, जो घर पे ही घर का सारा काम करती है, हाउस वाइफ है, वो बहुत सारे काम करती है, जैसे घर के खाना बनाना, घर में सब साफ सफाई करना, बर्तन धुलना, ये सारे काम जो करती है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। जबकि यही काम अगर आप देखें कोई दूसरी महिला आके, दूसरी काम वाली बाई आके करेगी तो उसका आप उसको पैसा देते हैं, लेकिन जो काम ये कर रही है, ये जो पैसा है वो नहीं दिया जाता, ये पैसा काउंट ही नहीं किया जाता इकोनॉमी का जो पूरा सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकती है। इस समय चाहिए कि जो बहुत ह्यूज पैमाने पे आईटी सिस्टम्स हैं वो उनके पास जो डेस्परेट डेटा बेसेस हैं वो लैग करते हैं कि जो मॉडर्न डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स को, और उसके बाद जो ऑर्गेनिक लिंक जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से हमें जो फिजिकल डेटा बीइंग है उसका कंसर्न देखने को मिलता है।
इनकम्पेरेबल बेसिक जो सैलरी एक्सपेंडिचर और ये सारी चीज़ें हैं वो सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर हिसाब नहीं रखने को मिलता है और इससे प्रॉपर चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे ऑब्सक्योर लार्ज एक्सपेंडिचर बुक्ड अंडर ओमनीबस हेड कॉल्ड अदर, नॉन ट्रेसेबल होता है। जो आप देखेंगे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, अलग अलग उसमें आने का तो सोर्स एक है, लेकिन कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, किस किस लिए खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ों का डेटा मेंटेन ना होने की वजह से ये आप देखेंगे जो ये नॉन ट्रेसेबल हो जाता है। मिस क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और बुकिंग्स अंडर सस्पेंस हेड्स के तहत आप देखेंगे जो डेटा होगा, इससे ये पॉसिबल होगा कि जो हमको हेल्प मिलेगी कि हम कैप्चर कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, रिपोर्ट कर सकें, पब्लिश कर सकें, एनालाइज कर सकें डेटा को बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस गवर्नमेंट। और इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जो आप गवर्नमेंट का रिव्यू अच्छे से कर पाएंगे प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत। और इसी से आने वाले टाइम में जब हम गवर्नमेंट को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में उसको मतलब उसको देखेंगे कि वो कैसा उसका काम है, तो हम कहीं ना कहीं एक बेहतर और लीडर से लेके आ सकेंगे। जो रिक्वायरमेंट्स है डेटा की उसमें मैंडेटरी है कि वो कॉमन डेटा स्टैंडर्ड्स हैं वो उन्हें इंश्योर करें। और ऑल एंटिटीज़ रिसीविंग गवर्नमेंट फंड्स इन फॉर्म्स ऑफ फंडिंग, ये सारी जो फंडिंग आती है अलग अलग मेथड से, अलग अलग जगहों से, उन सारी फंडिंग को प्रॉपरली मैनेज करने की इसमें बात की जा रही है कि ये सारा डेटा प्रॉपरली मैनेज किया जाए। सिंगल सर्चेबल वेबसाइट होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, पैसा जो उसके पास आ रहा है उसको देखने के लिए। यहीं पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स में बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी में पैसा आया, अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों के द्वारा ये पैसा दिया गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, उसके बाद जो क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ हैं, उन सब के द्वारा बड़ा बड़ा पैसा आया इसमें। लेकिन जब इसके लिए आरटीआई लगाई गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि कितना पैसा हमें मिला है और कितना पैसा हमने खर्च किया। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये तभी इश्यूज़ एड्रेस हो पाएंगे जब हर जगह आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, हर जगह डेटा अवेलेबल होगा। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बेसिक 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। 100% एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर करें, डेटा गवर्नेंस का एक स्टैंडर्ड हो जिससे कि सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ को मैनेज किया जा सके, देखा जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके। टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर प्रॉपर होना चाहिए। सारी रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन जो हैं उनमें आपको प्रॉपर एक चीज़ देखने को मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग डिमांड्स, असेसमेंट, इनवॉइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली, ये सारी चीज़ें जब इंप्लीमेंट होंगी तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर डेटा स्टैंडर्ड्स के बारे में हम देखें तो डेटा स्टैंडर्ड्स के काफ़ी जो रूल्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूँ अभी काफ़ी। तो इसमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन की, शेयरिंग की, इंटरऑपरेबिलिटी की। उसके बाद आप देखेंगे जो प्रिस्क्राइबिंग डेटा एलिमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शन विल इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन, क्लैरिटी, एम्बिग्विटी, मिनिमाइज रिडंडेंट डेटा, प्रोटोकॉल्स क्रिएट करेगा जिससे कि इंटीग्रेशन प्रोसेस देखने को मिले, डेटाबेसेस अक्रॉस एंटिटीज रिसीविंग गवर्नमेंट फंड्स, कलेक्टिंग रेवेन्यूज बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और उसके बाद आप देखेंगे जो कोर फंक्शंस हैं वो सारे अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे, तो हमारी जो गवर्नेंस है वो इंप्रूव होगी, प्रॉपर स्कीम्स निकल के आएंगी। और जो स्पेसिफिक फोकस जो है गरीबी है उसको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी उस पर, उन सारी चीज़ों में फोकस करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होगा तो तभी हम उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे। तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो यूज़ करे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस टूल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और सपोर्ट करे उन स्टैब्लिशमेंट्स को जो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट में काम करते हैं। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है उसका वो सब कैसे आगे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को इंश्योर करना चाहिए कि सारे आईटी जो सिस्टम्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में काम करें, जैसे INDEA, जिससे कि हमारी जो सिक्योरिटी है और जो प्रिवेसी है उसको मेंटेन किया जा सके। जो अभी करंटली जो रिकरिंग ऑपरेशंस हैं उसमें चाहिए होगा कि हमें डेटा गवर्नेंस अथॉरिटी हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये सारी जो चीज़ें थी डेटा से रिलेटेड आपको मैंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा आने वाले टाइम में इससे बहुत सारे डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंडिया, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद नहीं आता है तो प्रॉपर फीडबैक दीजिए कि क्यों नहीं पसंद आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए।
और आपको जो इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है, मैंने जो स्लाइड्स में डिस्कस किया जो सारी चीज़ें, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल IAS सूत्रा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ आप जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको आप उसका आंसर कर सकते हैं फेसबुक पेज में, जो जिसका डिस्क्रिप्शन है, और ग्रुप में भी आप आंसर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे आसानी से, आपको बहुत ही एक ईज आपको लगेगा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।